दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं उन लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे से देखा। और टेस्ट सीरीज आज रविवार था 6 दिसंबर की आज ये पेड मेंबर्स की जो नया बैच है उसकी पहली टेस्ट सीरीज हुई है। रविवार को पहली टेस्ट सीरीज होती है, यानी जो पूरे सप्ताह पढ़ाया जाता है, लाइव क्लास होती है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलते हैं, PDF नोट्स मिलते हैं, उन सब का एक साथ रविवार के दिन 100 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज होती है। तो इस वीडियो को पब्लिक किया जा रहा है आज, पहली टेस्ट सीरीज है। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप भी UGC नेट JRF का नया बैच शुरू हो गया है, TGT PGT का नया बैच शुरू हो गया है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। पूरी डिटेल आपको बता दी जाएगी कि क्या फ़ीस है, क्या क्या मिलेगा आपको। और मैं एक चीज़ फिर कह रहा हूँ, जिस तरीके से मेरे 103 कैंडिडेट ने नेट JRF मिलाकर 103 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, यदि आप लगातार हमको फॉलो करते रहेंगे, यानी सुबह में आपको टेस्ट सीरीज, सुबह में आपको PDF, दोपहर में 2 बजे डिस्क्रिप्टिव वीडियो, रात में 9 बजे लाइव क्लास, और इसके अलावा साप्ताहिक टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टेस्ट सीरीज और जानें इसके बारे में। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका D उत्तर होगा, अर्धमागधी अपभ्रंश सुमेलित नहीं है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, पश्चिमी हिंदी का नहीं। तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी दिया है, इसलिए गलत होगा। मागधी से बिहारी है, बंगाली है, उड़िया है, असमिया है, इनका विकास हुआ है। सौरसैनी से आप जानते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, इन सब का विकास हुआ है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो केवल असत्य विकल्प ही आपको बताते चलेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। 100 प्रश्न हैं। C असत्य होगा, क्योंकि माझी, डोंगरी, दुआबी असमी की बोलियां नहीं हैं, बल्कि पंजाबी की बोलियां हैं। असमी की नहीं है, पंजाबी की बोलियां हैं। असमिया है विष्णुपुरिया, जो विष्णुपुरिया बोली है वह असमिया की है या असम की है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? 3 का उत्तर आपका हो जाएगा D। पश्चिमी हिंदी की बोली कौरवी को बांगरू भी कहा जाता है। देखिए, बांगरू कौरवी को नहीं कहा जाता है, बल्कि हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। तो इसलिए आपका 3 का D गलत होगा। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो 4 में आपका B गलत होगा, क्योंकि भोजपुरी का नामकरण ग्रियर्सन द्वारा किया गया लिखा है, गलत है। भोजपुरी का नामकरण रेमंड ने किया था, ग्रियर्सन ने नहीं किया है। किसने किया है? तो रेमंड ने किया है। आप वीडियो को रोक रोक कर लिख भी सकते हैं। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उन्होंने खैर टेस्ट सीरीज दिया है, किसी के 50 सही हैं, किसी के 65 सही हैं, यानी हाईएस्ट जो गया है, आपको बता दें आज के टेस्ट सीरीज में वो 77 गया है। इंदू का 77 सही है, बाकी 77 से नीचे कुछ लोग 76 वाले भी हैं, 75 वाले भी हैं, 70 वाले भी हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट इंदू का गया है। 77 क्वेश्चन उन्होंने सही किया है आज के सीरीज में। तो प्रश्न संख्या 4 का आपका B होगा। ग्रियर्सन ने बिहारी का नामकरण किया है और राजस्थानी का नामकरण किया है। अगर बात ग्रियर्सन की जाए तो इन्होंने बिहारी और राजस्थानी का नामकरण किया है। प्रश्न संख्या 5 देखें, निम्न में से किसने पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ताजुबेकी और निमाड़ी बोली को स्वीकार किया है? आपका उत्तर होगा A, भोलानाथ तिवारी। प्रश्न संख्या 6 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो इनमें असत्य विकल्प आपका हो जाएगा B। लल्लूलाल ने हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना है। तो यहाँ पर लल्लूलाल ने नहीं, बल्कि ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी ने हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना है। लल्लूलाल ने नहीं, ग्रियर्सन और सुनीति कुमार चटर्जी ने। प्रश्न संख्या 7 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है?
तो इनमें असत्य विकल्प हो जाएगा 7 का सी। हिंदी एक मौलिक व्याकरण रचना स्वामी निगमानंद का है, गलत है। यहाँ पर आपको बता दें, कई लोग इसमें संशय में हो जाते हैं, डाउट हो जाता है उनको। हिंदी एक मौलिक व्याकरण, ध्यान रखना, हिंदी एक मौलिक व्याकरण रमाकांत अग्निहोत्री का है। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर हिंदी एक मौलिक व्याकरण रमाकांत अग्निहोत्री का है, जबकि हिंदी का मौलिक व्याकरण, अगर यहीं पर लिखा होता हिंदी का मौलिक व्याकरण लिखा होता तो स्वामी निगमानंद का है। लेकिन मैंने हिंदी का मौलिक व्याकरण नहीं पूछा है, लिखा है इसमें हिंदी एक मौलिक व्याकरण, जबकि हिंदी एक मौलिक व्याकरण रमाकांत अग्निहोत्री का है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? 8 का असत्य विकल्प सी होगा। बोध गया का अभिलेख शारदा लिपि में है, गलत है। बोध गया का जो लेख है वो शारदा लिपि में नहीं है, सिद्ध मातृका लिपि में है। आप लिख लें, सिद्ध मातृका लिपि में है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर असत्य विकल्प होगा आपका डी। लिखा है सर्वप्रथम श्रीनिवास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। देखिए, प्रयोग करना अलग बात है और प्रस्ताव रखना अलग बात है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्रस्ताव रखा था पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का, श्रीनिवास ने नहीं रखा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रखा है। श्रीनिवास दास ने यह बताया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए तो वर्णों की संख्या में कमी आएगी। यह सुझाव श्रीनिवास दास ने दिया था। जहां तक बात श्रीनिवास दास की करें, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन्होंने पंचमाक्षर के स्थान अनुस्वार का प्रयोग नहीं बताया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बताया है। लेकिन श्रीनिवास दास ने भी कुछ बताया है, तभी तो नाम दिया गया। क्या बताया? तो श्रीनिवास दास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए तो वर्णों की संख्या में कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? यहाँ पर आपका उत्तर होगा डी। एडवर्ड थॉमस के अनुसार ब्राह्मी लिपि मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित है। देखिए, एडवर्ड थॉमस के अनुसार मूल, देखिए, ब्राह्मी लिपि मोहनजोदड़ो से नहीं बल्कि ब्राह्मी लिपि के मूल आविष्कारक द्रविड़ थे, ऐसा मानना है। किसका? एडवर्ड थॉमस का। भोलानाथ तिवारी ने यह कहा है कि ब्राह्मी लिपि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित हुआ, भोलानाथ तिवारी ने कहा है। जबकि एडवर्ड थॉमस का मानना था कि ब्राह्मी लिपि के मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किसने ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश से हुई माना है? आपका उत्तर होगा पहला, वेबर। वेबर ने कहा कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति जो हुई है वो फोनेशिया से हुई है। जबकि डाउसन की बात करें, कनिंघम की बात करें, लसन की बात करें, तो इन लोगों ने माना कि ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है वो आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से हुई है। यानी डाउसन, कनिंघम और लसन का मानना था कि जो ब्राह्मी लिपि है इसकी उत्पत्ति आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से हुई है। जबकि वेबर का मानना था कि ऐसा नहीं है, फोनेशिया से हुई है, यानी विदेश से उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? भारत की सारी लिपियां वर्णात्मक हैं। ड्रेंजर ने सिंधु घाटी लिपि को भावध्वनि मूलक लिपि कहा है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। डॉक्टर राजबली पांडे ने खरोष्टी का नामकरण खर के होस्ट के समान के आधार पर किया है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पहला गलत है। क्यों? क्योंकि लिखा है भारत की सारी लिपियां वर्णात्मक है। क्या ऐसा है? नहीं, भारत की सारी लिपियां वर्णात्मक नहीं हैं, अक्षरात्मक हैं। कौन सी लिपि ऐसी है जो वर्णात्मक है, बताएंगे आप? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए खैर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ।
लेकिन क्या बताने से पहले आपको याद था, जरूर बताइएगा। वर्णात्मक लिपि है रोमन लिपि। रोमन लिपि वर्णात्मक है। प्रश्न संख्या 13, उपबोली और बोली का कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर सी विकल्प गलत है, क्योंकि अगर जुड़र की बात की जाए तो जुड़र अवधि का है, कौरवी का नहीं है। किसकी है? तो अवधि की उपबोली है। प्रश्न संख्या 14 देखें, निम्न में से बोली और उनके अन्य नाम का कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर कौन सा गलत होगा? डी गलत होगा। क्यों? क्योंकि हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है, हरियाणवी को देशवाली भी कहा जाता है, नाग भाषा नहीं कहा जाता है। नाग भाषा किसे कहा जाता है वो आपको बता दें। जिस तरीके से डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है, उसी तरीके से जो पिंगल है उस पिंगल को नाग भाषा कहा जाता है। लेकिन हरियाणवी को नाग भाषा नहीं कहा जाता है, बांगरू कहा जाता है, देशवाली भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 15 देखें, निम्न में से व्याकरण रचनाओं और रचनाकार का कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर 15 का आपका सी हो जाएगा, गलत है, क्योंकि भाषा प्रभाकर केशवराम भट्ट का नहीं है, ठाकुर रामचरण सिंह का है। हिंदी व्याकरण नाम से कई विद्वानों ने लिखा है, आप जानते होंगे। इसके अलावा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी लिखा है, केशवराम भट्ट ने भी लिखा है। कुछ रचनाएं आप देखेंगे रामावतार शर्मा ने लिखा, कामता प्रसाद गुरु ने भी लिखा है, और ब्रज भाषा का व्याकरण किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा, ब्रज भाषा व्याकरण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा। तो ऐसे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने व्याकरण पर लिखा है, यानी हिंदी व्याकरण के नाम से तो कई लोगों ने लिखा। मैंने आपको बताया हिंदी व्याकरण के नाम से ग्रंथ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी लिखा है, केशवराम भट्ट ने भी लिखा है, रामावतार शर्मा ने लिखा है, कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है। लेकिन इसके अलावा ब्रज भाषा का व्याकरण किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है, जबकि ब्रज भाषा व्याकरण केवल अगर बात करें ब्रज भाषा व्याकरण तो धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है। और इन दोनों में हमेशा पूछे जाते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं। फिर से बता दें, ब्रज भाषा का व्याकरण किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा, ब्रज भाषा व्याकरण डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर असत्य विकल्प आपका हो जाएगा डी। आचार्य वामन ने काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषा कहा है। देखिए, काव्यादर्श रचना वामन की है ही नहीं है। हाँ, काव्यादर्श में महाराष्ट्री को सर्वोत्तम प्राकृत भाषा कहा गया, लेकिन काव्यादर्श तो वामन की है ही नहीं है, इसलिए यह गलत होगा। काव्यादर्श रचना दंडी की है, वामन की नहीं है, इसलिए यह आपका विकल्प गलत है। प्रश्न संख्या 17 देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पर आपका डी गलत होगा। नामोर सिंह ने अपभ्रंश को अण भाषा कहा है, गलत है। नामोर सिंह ने तो कहा ही नहीं है। आपको पता होगा किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा था, किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अण भाषा कहा है। प्रश्न संख्या 18 देखें, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से किसने अपभ्रंश के 3 भेद नागर, उपनागर और ब्राचण माना है? आपका उत्तर होगा बी मार्कंड। मार्कंड ने माना है। नमी साधु की बात करें तो इन्होंने उपनागर माना, 3 इन्होंने भी माना है, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। याकोबी की अगर बात करें तो इन्होंने 4 भाग माना है, अपभ्रंश के 4 भेद माना है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। वहीं डॉक्टर तागरे की अगर बात करें तो इन्होंने 3 भाग माना है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। प्रश्न संख्या 19 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा? तो यहाँ पर असत्य विकल्प पहला है, अपभ्रंश को ओकार बहुला भाषा कहा जाता है, गलत है। अपभ्रंश को ओकार नहीं, उकार बहुला है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 देखें, यहाँ स्थापना और तर्क दिया गया है।
उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ परिवार की नहीं, सही है। द्रविड़ परिवार से संबंध भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उनका संबंध भारोपीय परिवार से नहीं है। आर्य भारत के मूल निवासी थे। देखिए, आर्य भारत के मूल निवासी थे। आर्य के निवास स्थान के बारे में संशय है, कई विद्वान अलग अलग बताते हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये तो पूर्णतः सही है, लेकिन आर पूर्णतः नहीं बल्कि अंशतः सही है। प्रश्न संख्या 21 देखें। हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है, जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं सदी तक होता रहा। बिल्कुल सही है। हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं सदी से आरंभ हो गया था। ये वियोगात्मक भाषा थी, जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी और अपभ्रंश वियोगात्मकता की ओर झुकी थी। बिल्कुल दोनों सही हैं आपके, ये और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 22 देखें। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है? आपका उत्तर होगा डी, हेमचंद्र ने किया है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, गलत है। ये बताइए, क्या ऐसा संभव है? आप खुद सोचिए कि बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। नहीं। क्या बोली के अंदर बहुत सारी भाषाएं आती हैं? गलत। भाषा के अंदर बहुत सारी बोलियां होती हैं, इसलिए भाषा का क्षेत्र बड़ा होगा और बोली का क्षेत्र छोटा होगा। प्रश्न संख्या 24 देखें। इन गामन में छोरिन के पीहर ऐं, ये किस बोली का वाक्य है? आपका उत्तर होगा बी, ब्रज। आज हो गाँव चरावन गयो, ये किस बोली का वाक्य है? आपका उत्तर होगा डी, ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 26 देखें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा? कीर्तलता प्राकृत भाषा की प्रमुख रचना है, गलत है। अवहट्ट की है, प्राकृत की नहीं है, अवहट्ट की है। प्रश्न संख्या 27। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? अब इसमें कई लोगों ने गलत कर दिया है, कई लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया है। मैंने सीरीज देखा तो उसमें कई लोगों ने गलत कर दिया। हिंदी दिवस पहला ही गलत है। हिंदी दिवस 14 सितंबर है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जितने लोगों ने गलत किया है, क्यों इतनी जल्दबाजी आप लोग करते हैं भाई? यहाँ 14 दिसंबर मैंने लिख दिया और आपने जल्दबाजी में उसको 14 सितंबर समझ लिया और आपने गलत कर दिया। और यही गलती आप लोग परीक्षा में भी करते हैं। प्रश्न को आराम से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, तो ज़्यादा प्रश्न सही होंगे आपके। जानते, जो आप कहते हैं कि जानते हुए प्रश्न गलत हो गए, यही कारण है कि जानते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षा में आप जल्दबाजी करते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? 28 का आपका डी असत्य होगा। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग नाथ साहित्य में हुआ है, गलत है। नाथ साहित्य नहीं बल्कि जैन साहित्य में हुआ है। प्रश्न संख्या 29 देखें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा सी, परमात्म प्रकाश जोइंदू की रचना है, धनपाल की नहीं है। प्रश्न संख्या 30 देखें। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? यहाँ पर असत्य विकल्प आपका सी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी सुधार लिपि समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, संपूर्णानंद नहीं। इसे भी कई लोगों ने गलत किया है, और जबकि जो पेड मेंबर्स हैं वो जानते हैं, मैंने लाइव क्लास में ये प्रश्न कराया है। सारे प्रश्न कराए जा चुके हैं, लेकिन आप कहाँ पर किस तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, कितनी चीज़ें आपको याद रह रही हैं, आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए। ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? आपका उत्तर होगा ब्रजभाषा से है। प्रश्न संख्या 32 देखें। हमारी नागरी दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है, किसने कहा है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन का कथन है। जबकि देवनागरी लिपि के बारे में अगर बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कुछ कहा है, शायद आपको याद हो। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है, यह कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। एक बार फिर सुन लें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है।
प्रश्न संख्या 33, निम्न में से किसके अनुसार डिंगल एक यादृच्छात्मक अनुकरण शब्द है? तो आपका उत्तर होगा ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 33 का ए होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रश्न संख्या 34 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? विदेशिया मैथिली का अत्यंत लोकप्रिय गीत नाट्य है। यहाँ पर गलत पहला ही हो गया, क्योंकि विदेशिया मैथिली नहीं बल्कि भोजपुरी का अत्यंत लोकप्रिय गीत नाट्य है, और जो विदेशिया है वो ठाकुर का है। ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। पश्चिमी गोरखपुर की भाषा को सरवरिया कहा जाता है, ये भी मैंने आप लोगों को कराया है, याद होगा। मगही के लिए कैथी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये भी करा, देखिए सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव वीडियो के माध्यम से और लाइव क्लास के माध्यम से। तो ध्यान दीजिए, जो गलतियां हो रही हैं आपको सुधारने का मौका यही मिलेगा, और यहाँ जितना आप सुधार कर लेंगे उतना आप आगे पहुँच जाएंगे, सफलता के पास धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, खड़ी बोली को किशोरीदास वाजपेयी ने गंवारू कहा है। गलत है। गंवारू बोली गिल क्राइस्ट ने कहा है। खड़ी बोली को गंवारू बोली किसने कहा है? तो गिल क्राइस्ट ने कहा है, ध्यान रखना। अगर किशोरीदास वाजपेयी की बात करें, आपने गलती से इसको कर दिया किशोरीदास वाजपेयी, तो मैं आपको बता दूं किशोरीदास वाजपेयी ने खड़ी बोली को खड़ी पाई की बोली कहा है। अगर आपने किया है इस प्रश्न को तो बता दें, जो गलतियां आपने की कहाँ पर आपसे गलती हुई और क्या आपको याद था, वही मैंने आपको बताया कि किशोरीदास वाजपेयी ने खड़ी बोली को खड़ी पाई की बोली कहा है, गंवारू नहीं। गंवारू बोली तो गिल क्राइस्ट ने कहा है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 36, खड़ी बोली का अर्थ टकसाली की अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है, यह कथन किसका है? आपका उत्तर होगा बी, विश्वनाथ प्रसाद। प्रश्न संख्या 37 देखें, तिरहारी उपबोली किसके तहत बोली जाती है? आपका उत्तर होगा सी, कन्नौजी। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? आपका उत्तर होगा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी संस्कृत की बेटियों में सबसे अच्छी और शिरोमणि है, यह कथन किसका है? आपका उत्तर होगा ए, ग्रेयर्सन। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 40, आपका उत्तर होगा डी, हरियाणवी को बांगरू नाम डॉक्टर विश्वनाथ ने दिया। नहीं, डॉक्टर विश्वनाथ नहीं बल्कि डॉक्टर ग्रेयर्सन ने दिया है। प्रश्न संख्या 41 में देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा? तो आपका उत्तर होगा बी, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान में नहीं किया गया है बल्कि गुजरात में किया गया है। आप लिख लें। जानवी, आपका प्रश्न आ चुका है, आपने कमेंट किया था कि सर प्रश्न संख्या 42 गलत है। आपको बता दें प्रश्न संख्या 42 गलत नहीं है, इसमें असत्य विकल्प डी होगा। कैसे, मैं वो भी आपको बता दूं। देवनागरी लिपि में विराम चिन्ह रोमन लिपि से लिया गया है, 100% सही है, कोई गलती नहीं है। बी विकल्प में देवनागरी लिपि में अंक ब्राह्मी लिपि से लिया गया है, 100% सही है, कोई गलत नहीं है। हाँ, आपने जो सी कहा है कि सी हो सकता है, मैं आपको बता दूं देवनागरी लिपि में जो व्यंजन वर्ण बताए गए हैं वो 6 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से, मैं वो भी आपको बता दूं, आपका संशय दूर हो जाए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और नासिक के व्यंजन। देवनागरी लिपि में व्यंजन वर्ण जो बताया गया कि व्यंजन वर्ण 6 प्रकार के होंगे, और देवनागरी लिपि में जो उसे स्वीकार किया गया वो 6 प्रकार ये हैं: स्पर्श व्यंजन पहला, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन, पांचवा उत्क्षिप्त व्यंजन और छठा नासिक व्यंजन। डी गलत इसलिए है कि सभी संयुक्त स्वरों को 12 खड़ी कहा जाता है। नहीं, सभी संयुक्त स्वरों को लिखा है, ऐसा नहीं है। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, गौर से सुनिएगा, व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं अनुस्वार और विसर्ग के साथ यानी अयोग्यवाह के साथ मिलाकर लिखने को 12 खड़ी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43 देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा होगा?
तो यहाँ पर असत्य। फिर आप देखिए 12 खड़ी को लेकर यहाँ भी बनाया गया, डी आपका असत्य होगा। यानी बद्धाक्षर किसे कहते हैं, मुक्ताक्षर किसे कहते हैं, पंचमाक्षर किसे कहते हैं, 12 खड़ी किसे कहते हैं। तो इससे पहले 42 नंबर प्रश्न में आपको मैंने बताया कि 12 खड़ी किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं अयोग्यवाह के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं, यानी अनुस्वार और विसर्ग के साथ। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे बद्धाक्षर कहा जाता है। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर होती है मुक्ताक्षर कहा जाता है। नासिक व्यंजनों को पंचमाक्षर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है। प्रश्न संख्या 44। तो आपका 44 का उत्तर हो जाएगा सी। देवनागर पत्र के संपादक श्याम सुंदर दास हैं, गलत होगा। सही उत्तर होगा शारदा चरण मित्र। आप कहीं लिख सकते हैं, 44 का सी होगा शारदा चरण मित्र। प्रश्न संख्या 45 देखें, निम्न में से किस लिपि को पूर्व प्राचीन कन्नड़ लिपि भी कहा जाता है। तो 45 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, कदम्ब लिपि। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से किसने पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया है। तो 46 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, गुरु गोविंद सिंह। देखिए यहाँ पर शायद किसी ने मैसेज किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रारंभ के 5 गुरुओं ने, जो 10 सिख गुरु हैं, प्रारंभ के 5 गुरुओं ने किया है और 5 ने, अंत के 5 ने नहीं किया है। खैर एक बार आप वीडियो देख रही होंगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है किसने कहा था, शायद पूनम ने कहा था या किसी ने कहा था। खैर कोई बात नहीं, मुझे एक बार फिर याद दिला दीजिएगा। अभी वीडियो के बाद मैं आपको भेज दूंगा 10 सिख गुरु का नाम क्रम से, जिनमें से 5 ने किया है और 5 ने नहीं किया। प्रारंभ के 5 लोगों ने किया है, अंत के 5 लोगों ने नहीं किया है। प्रश्न संख्या 47 देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। प्रश्न संख्या 47 का उत्तर होगा आपका डी, 348। प्रश्न संख्या 48 आप देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 48 में आपका उत्तर हो जाएगा बी, 344। गठन की बात हो रही है, ध्यान देना। प्रश्न संख्या 49 देखें, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वह उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण वो भाषा से कुछ अलग बहुत दिन तक, आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती हैं। उपरोक्त कथन किसका है। प्रश्न संख्या 49 का उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, मड़ियाली। तो यहाँ पर आपने ये 50 प्रश्न देखा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 51 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 51 का उत्तर आपका क्या होगा। अब आइए, अब इधर से जो ये प्रश्न है ये फैक्ट है, तथ्यात्मक प्रश्न है। शब्द किसे कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, एक या अधिक सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। भाषा के प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 52 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, वर्ण, शब्द, अनुच्छेद और वाक्य। प्रश्न संख्या 53, भाषा का निर्माण किससे होता है। प्रश्न संख्या 53 आपका उत्तर हो जाएगा कि व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से होता है। प्रश्न संख्या 53 सी हो जाएगा, व्यक्त ध्वनियों से। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। आपका उत्तर हो जाएगा ध्वनि। किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। प्रश्न संख्या 55 में आप देखें तो इसको कहा था महर्षि दंडी ने। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है। प्रश्न संख्या 56 में आप देखें तो किससे नहीं मिलती है, लिपि। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, तो लिपि के अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है। प्रश्न संख्या 57, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस पुस्तक की रचना हिंदी भाषा में की थी। आपका उत्तर होगा सी, सत्यार्थ प्रकाश। प्रश्न संख्या 58, भाषा का आरंभ किससे होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ध्वनि से होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने अभी आपको इससे पहले प्रश्न दिया और इसमें कई लोगों ने गलत किया था, वो भी मैंने समझाया। तो जिन लोगों ने वो प्रश्न गलत किया
उन लोगों ने यहाँ पर 59वां नंबर प्रश्न भी गलत किया है। निम्न में से किस राज्य की राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब। किस देश में हिंदी बोली और लिखी जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा मॉरिशस। भाषा संस्कृत के किस धातु से निष्पन्न हुई है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके व्याकरण की दृष्टि से है। आपका उत्तर हो जाएगा भाष। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? अब ये मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों का सही है, शायद ये 2 या 3 लोगों का सही उत्तर आया है, बाकी सभी लोगों ने इंदिरा गांधी लगा दिया है। देखिए, मातृभाषा हिंदी नहीं थी मोरारजी देसाई की, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं था? इसमें भी कई लोगों ने गलत किया। आपका उत्तर है डी जैनेन्द्र। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप हैं? ये भी प्रश्न कई लोगों के गलत हैं। आपका उत्तर हो जाएगा 2 रूप हैं। हिंदी वाक्य को अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य हैं? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 8 हैं। हिंदी भाषा में कितने वाच्य हैं? वाच्य मैंने कई बार आपको बताया है, 3 हैं। हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य हैं? आपका उत्तर होगा 3। पवन ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? आपका उत्तर होगा मिश्रित वाक्य है। पुस्तक अमित के द्वारा पढ़ी गई, वाक्य में कैसा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है, पढ़ी गई। वाक्य के कितने गुण होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा 3 गुण होते हैं। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? 2 भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, बिल्कुल गलत है। 2 भाषाओं के बीच बोधगम्यता नहीं होती है। अगर भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती, एक भाषा का व्यक्ति दूसरे भाषा के व्यक्ति को समझ जाता, तो फिर भाषा का वर्गीकरण करने की ज़रूरत ही न पड़ती। ये बताइए, आप हिंदी भाषी के हैं, मैं हिंदी भाषी में पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा है, और अगर मैं तमिल में पढ़ाऊँ तो क्या आपके समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो 2 भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, लिखा है, गलत है। 2 भाषाओं के बीच बोधगम्यता नहीं होती है। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? 11 होगा। इसमें से कौन सा वर्ण अयोग्यवाह कहलाता है? कई बार पूछा गया है। अंग और अह। किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? 18 नहीं होता है, 18 होता है, ध्यान रखिएगा। शायद 75 को भी किसी ने कहा था कि शायद यह गलत है, ध्यान रखिए। मैं फिर से बता दूं, 18 नहीं होता है, 18 होता है। प्रश्न संख्या 76, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा 6, मूल व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? आपका उत्तर हो जाएगा एक मिनट, सॉरी, तो यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ढ। इसमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? और द्विगुण व्यंजन कहा जाएगा। 2 होंगे, द्विगुण 2 हुए हमारे पास। कौन कौन से हैं? तो ड और ढ में बिंदी लग जाएगा, तो अढ़ और ढ के रूप में इसका उच्चारण होता है। पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 4। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाला होगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द कैसा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, पक्षी। कुर्सी पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? आपका उत्तर हो जाएगा अधिकरण। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, कपट। अव्यय के कितने भेद होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा अव्यय के 4 भेद होते हैं। शिव का विशेषण क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, शैव।
निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, धीरे धीरे। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है? बैरी। क्या आप कहेंगे ये मेरा प्रिय बैरी है? आप प्रिय विषय कहेंगे, प्रिय कवि कहेंगे, प्रिय मित्र कहेंगे। क्या प्रिय बैरी भी कहा जाता है? किसी का बैरी भी प्रिय होता है? इसे भी दो या तीन लोगों ने गलत किया है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, तेज। कथन दिया गया हिंदी में कारक की संख्या 8 मानी जाती है। तर्क दिया गया किशोरीदास वाजपेयी ने भी हिंदी में 8 कारक माना है। तो यहाँ पर आप देखें प्रश्न संख्या 91 में आपका बी होगा, ए सही है, आर गलत है। क्योंकि हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है, सही है, जबकि किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में कारकों की संख्या 8 नहीं बल्कि 6 माना है, इसलिए आपका तर्क गलत है। अगला प्रश्न देखें, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राम, क्योंकि जब दशरथ के पुत्र लिख दिया तो राम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए आपका 92 का उत्तर ए होगा। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? एकदम दोनों अलग हो रहा है, अपादान होगा। वह बाइक मेरी है, यानी वह मोटरसाइकिल मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो आपका उत्तर होगा बी, संबंध। दोनों में संबंध दिखाया गया। प्रश्न संख्या 95, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो पुल्लिंग नहीं है, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? स्त्रीलिंग कौन सा है? इसका मतलब तो यही हुआ, तो आपका उत्तर होगा डी, बूंद, बोतल और बारात। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? इसका मतलब पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ध्यान देना है आपको। आपका उत्तर हो जाएगा डी, आटा, आलू, अचार। प्रश्न संख्या 97, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, नकल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 99 देखें, अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? आपका उत्तर हो जाएगा अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? डी। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? आपका उत्तर हो जाएगा पार्श्विक ध्वनि है। तो इस तरीके से ये 100 प्रश्न थे जो आज के टेस्ट सीरीज में कराया गया, और आज ये वीडियो मैंने पब्लिक कर दिया। और पहला टेस्ट सीरीज या पहली क्लास जो होती है हमारे यहाँ वो पब्लिक कर दी जाती है, ताकि जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। और डेमो समझें तो इसको डेमो आप समझ सकते हैं टेस्ट सीरीज की। हमारे ऊपर दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके हमसे फ़ीस और सारी चीज़ पेड कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे, बीच बीच में पब्लिक वीडियो होते रहते हैं, ताकि आप लोगों तक भी कुछ जानकारी पहुंचती रहे। तो ठीक है, अपने पेड मेंबर्स के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे। इकाई 1 चल रही है।